वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वह उसके आदर्श राज्य के लिए एक वातावरण निर्मित करने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण के दो तत्व प्लेटो अपने सिद्धांत में वर्णित करता है और इनका लक्ष्य है कि आदर्श राज्य की स्थापना करना, जिसमें एक उसकी शिक्षा प्रणाली है और दूसरा उसका साम्यवादी प्रणाली है। तो आइए हम जायज़ा लेते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतना विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसो ने इसके बारे में कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरना शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और इस आदर्श राज्य की स्थापना में जो सहायक वातावरण था, जो सहायक परिस्थितियाँ थी, उसका निर्माण शिक्षा के लिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से और परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, जिसमें कि शिक्षा और साथ ही साथ साम्यवादी प्रणाली, ये दो सहायक परिस्थितियाँ थी। तो इसकी उत्पत्ति के दृष्टिकोण से प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो के समस्त दर्शन का जो उद्देश्य है वो आदर्श राज्य की प्राप्ति करना था और न्याय की प्राप्ति करना है। और इसे प्राप्त करने के लिए जिस तरह के वातावरण की आवश्यकता है उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो राज्य के द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? प्लेटो शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। इसी को बार्कर ने समझाते हुए कहा है कि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्य के हृदय में सामाजिक कर्तव्य को पूरा करने की भावना से उत्पन्न करती है। आइए देखते हैं हम प्लेटो की समय में शिक्षा प्रणाली किस तरह की थी। तो प्लेटो के समय तात्कालिक यूनान में दो तरह की शिक्षण पद्धतियाँ प्रचलित थी। एक थी एथेंस की, जिसमें कि शिक्षा को परिवार के निजी कार्य समझा जाता था और जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। और दूसरी जो स्पार्टा थी, जो कि उसके प्रतिस्पर्धा राज्य था, प्रतिस्पर्धी नगर राज्य था, वहाँ की जो शिक्षण पद्धति थी वो पूर्णतः राज्य के द्वारा नियंत्रित थी और इसमें प्रमुख रूप से सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसमें प्रधानतः सैनिक प्रशिक्षण की थी और इसके पीछे कारण ये था कि तात्कालिक जो स्पार्टा था वो चारों तरफ से शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में वो अपने सुरक्षा के प्रति हमेशा चिंतित रहता था। तो जाहिर सी बात थी, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था एक शिक्षा का पार्ट बना रखा था और वो अनिवार्य कर रखा था। और यहाँ तक कि स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। अब प्लेटो ने जब अपनी आदर्श राज्य की खोज में जब उसकी शिक्षा पद्धति के बारे में बात की तो उसने एथेंस और स्पार्टा दोनों की जो विशेषताएं थी उनको सम्मिलित करके एक अपनी नई विशेषता वाली शिक्षा प्रणाली का वर्णन अपने पुस्तक रिपब्लिक में किया है। तो जायज़ा लेते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना का। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसको दो भागों में प्लेटो ने बांटा है, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक दूसरी है उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई थी और ये शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती है। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और सभी लोगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है और ये शिक्षा उत्साह बढ़ाती है, जो कि सैनिक का गुण होता है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के लिए उपयुक्त बनाती है। अब ये जो शिक्षा चलती थी ये 18 वर्ष तक चलती थी। अब प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो 18 वर्ष तक थी। इसमें दो विषय प्रमुख रूप से पढ़ाए जाते थे। एक तो व्यायाम था, जिसको कि शारीरिक व्यायाम हम कह सकते हैं, और दूसरा था संगीत। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत इन दोनों शब्दों का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है। वो ये कहता है कि व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत नहीं वरना पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ साहस एवं वीरता के मानसिक गुण को विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर को प्रशिक्षित करता है, शिक्षित करता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था व्यायाम का वो केवल शारीरिक कसरत तक सीमित नहीं था, क्योंकि शरीर सौष्ठव या बलशाली शरीर होने से ही व्यक्ति के अंदर साहस का गुण विकसित नहीं होता, बल्कि उसको मानसिक रूप से भी शक्तिशाली होना होता है, मानसिक रूप से भी विकसित होना होता है। और साहस और वीरता के गुणों की आवश्यकता निश्चित रूप से जब शारीरिक बल के साथ संयुक्त होती है तभी व्यक्ति के अंदर एक योद्धा का जन्म होता है, एक
एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो प्लेटो इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शारीरिक विकास के साथ साथ चारित्रिक विकास और साथ ही साथ साहस और वीरता के मानसिक गुणों की वृद्धि के लिए भी व्यायाम को आवश्यक बताता है। दूसरा जो उसका पाठ्यक्रम का विषय था वो था संगीत, और संगीत के बारे में भी प्लेटो एक व्यापक धारणा रखता है। और उसके बारे में बार करने का कहना है कि संगीत मन के सामान्य संगीत की भावनाओं को परिष्कृत करता है, प्रश्नों का समाधान करता है और बुद्धि की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करता है। तो एक तरह से संगीत को व्यापक अर्थों में प्लेटो ने ग्रहण किया है, और संगीत से तात्पर्य केवल गाना बजाना ही नहीं, बल्कि ये एक बुद्धि की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने का भी माध्यम और उपकरण के रूप में सामने आता है। संगीत शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में प्लेटो के द्वारा किया गया है। अब इस संगीत के अंतर्गत केवल गाना बजाना नहीं, बल्कि कविता पाठ एवं समस्त जो ललित कलाएँ हैं, जो कि बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक होती है, मन को आनंद प्रदान करती है और एक तरह से मस्तिष्क के विकास को सुनिश्चित करती है, वो सब की सब कलाएँ इस प्लेटो के संगीत के पाठ्यक्रम में शामिल थी। अब प्लेटो लेकिन इसके साथ साथ इस बात की सावधानी बरतने का भी आदेश देता है कि इस प्रशिक्षण में अपने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य का, कला और कृतियों का राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कला सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो ये सावधान करता है कि चरित्र पर बुरा डालने वाले साहित्य व कलाकृतियों पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और 18 वर्ष तक की आयु संगीत और व्यायाम के बाद 18 से 20 वर्ष तक की आयु साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए एक सैनिक शिक्षा के रूप में प्लेटो उसका प्रावधान करता है। इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है प्लेटो की, वो 6 से 20 वर्ष तक की, 6 से 18 संगीत और व्यायाम प्रधान रूप से सिखाए जाएंगे, और उसके बाद में 2 वर्ष जो हैं 18 से 20 वर्ष, उसमें आत्मनियंत्रण, साहस और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एथेंस और स्पार्टा की जो 2 मुख्य विशेषताएं थी, उनको प्लेटो यहाँ पर मिश्रित करने का प्रयास करता हुआ हमें नज़र आता है। अब चर्चा करते हैं प्लेटो के उच्च शिक्षा की। तो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था क्योंकि सभी के लिए थी, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही थी। 20 वर्ष तक की आयु की चर्चा हम कर चुके थे, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा थी, और उसके बाद में युवकों को ये बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। यानी 20 वर्ष के बाद में एक बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा की व्यवस्था प्लेटो करता है, और इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले, यानी कि जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते थे, वे देश के सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करते थे, कृषक, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी के रूप में कार्य करते थे, और परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी बन पाते थे। तो उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति का चुनाव निश्चित रूप से निष्पक्ष भाव से किया जाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था, और व्यक्ति के आर्थिक एवं कुल आधार पर कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा, ऐसा प्लेटो का स्पष्ट रूप से मानना था। ये दोनों इसके बाद में प्लेटो ये कहता है कि इस उच्च शिक्षा में नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का विशेष ध्यान रखा गया था, और गणित एक ऐसा विषय था जिसको कि प्लेटो बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था, और उसे दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने में गणित और तर्क का वो उसको बहुत ही महत्व देता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिक्षण संस्थान अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित करवा रखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। ज्यामिति से तात्पर्य गणित की एक शाखा होती है। तो उसके बारे में प्लेटो ने एक वाक्य अपने शिक्षण संस्थान के द्वार पर लिखवा रखा था। अब 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी, यानी कि ये जो शिक्षा की बात, उच्च शिक्षा की बात प्लेटो कर रहे हैं, तो 20 वर्ष पर की उम्र पर एक बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और उसमें सफल व्यक्तियों को ही उच्च शिक्षा के लिए आगे भेजा जाएगा। अब ये उच्च शिक्षा 20 से 30 वर्ष के बीच में होगी। अब इस 30 वर्ष की में जो है प्रमुख रूप से जो विषय पढ़ाए जाए, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र और गणित, तो इसके बाद में 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी। अब इसमें असफल जो व्यक्ति होंगे वो राज्य के साधारण अधिकारी होंगे, और सफल विद्यार्थियों को और अतिरिक्त 5 वर्ष तक के लिए गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। इसमें दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा, और इस अवस्था के लिए अनुभव प्राप्त कर अगले 15 वर्ष व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सभी आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी, और उसमें जो असफल होंगे वो साधारण अधिकारी होंगे राज्य के, और
सैनिक अधिकारी होंगे। अब इसमें जो सफल हो जाएंगे उनको 5 वर्ष तक के लिए पुनः अतिरिक्त गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी और इसमें दर्शन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब इसके पश्चात 15 वर्ष की एक व्यवहारिक शिक्षा का प्रावधान भी प्लेटो यहाँ पर करता है, जो कि वो सामाजिक जीवन से ग्रहण करेंगे और इन 15 वर्षों के बाद ही सफलतापूर्वक जो व्यक्ति इसको पार कर जाएगा वही शासक पद को संभालने के योग्य माना जाएगा। ऐसा प्लेटो का मानना था कि वो शासक वर्ग का सदस्य होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा की जो योजना है वो काफ़ी लंबी है, 6 से लगभग ये 50 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा की बात करती है। अब चर्चा करते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति की विशेषताएं थी वो क्या थी। तो ये एक निश्चित रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा थी। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से यह वास्तविक और पूर्ण शिक्षा थी। प्लेटो का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर एक आदर्शवाद की स्थापना करना और इसी कारण उसकी शिक्षा योजना में न्याय के तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को प्रारंभिक और उच्च इस प्रकार 2 भागों में बांटना नितांत मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत भी है, जिसके हम देखते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली भी इसी विभाजन के ऊपर आधारित है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेषता जो हमको उभर कर आती है वो है कि प्लेटो की शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से भागीदार हैं। अब प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को भी उचित स्थान प्रदान किया था। शिक्षा पद्धति की जो विशेषता है वो ये है कि ये शासन को एक कला मानती है और कला मानने के कारण शासकों की शिक्षा पर यह बल देती है। शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में प्लेटो के द्वारा स्वीकार किया है। तो यहाँ पर हम ये कुछ प्लेटो की शिक्षा पद्धति की, प्लेटो की शिक्षा योजना की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। आइए अब सब कुछ प्लेटो की शिक्षा पद्धति में सही नहीं था, कुछ ना कुछ उसकी आलोचना थी, कुछ ना कुछ उसमें कमियां थी। आइए जांच करते हैं उनकी। सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। तो प्लेटो मुख्य रूप से जिस वर्ग की शिक्षा की बात करता है और जिसके लिए वो ज़्यादा चिंतित है वो है शासक वर्ग। अन्य जो वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, उनकी शिक्षा के लिए प्लेटो इतना चिंतित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटो ने अन्य वर्गों की, जो कि एक नगर राज्य में या राज्य में बहुतायत में होता था, उसकी शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्लेटो चिंतित नहीं है। दूसरी बात करते हैं साहित्य की उपेक्षा। तो प्लेटो निश्चित रूप से व्यायाम और संगीत की चर्चा करता है और संगीत के अंतर्गत साहित्य की बात भी करता है, किंतु कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा योजना से हमें प्रतीत होता है कि उसने कहीं ना कहीं साहित्य का उपेक्षा की है। तीसरी आलोचना के रूप में कहा जाता है कि कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। तो प्लेटो इस बात की चर्चा भी करता है कि जो भी प्रशिक्षण कला का विद्यार्थियों को दिया जाएगा, साहित्य का दिया जाएगा, उस पर राज्य का नियंत्रण होगा, अर्थात नैतिक रूप से चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले सभी कलाकृतियों, कलाओं और साहित्य पर राज्य का नियंत्रण होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक कला और साहित्य की रचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसका निर्णय राज्य के आधार पर होगा, राज्य इसका निर्णय करेगा। तो ऐसी स्थिति में कला के स्वतंत्र विकास का और साहित्य के स्वतंत्र सृजन का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं प्लेटो की शिक्षा योजना में बाधित हमें दिखाई देता है। चौथी आलोचना हम कर सकते हैं कि शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। तो प्लेटो ने जिस शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है वो काफ़ी विस्तृत भी है, काफ़ी लंबी भी है और काफ़ी हद तक सैद्धांतिक हमें प्रतीत होती है, लेकिन व्यवहार में उसको अपनाया जाना काफ़ी दुष्कर प्रतीत होता है। शिक्षा काल काफ़ी लंबा और खर्चीला था। तो निश्चित रूप से क्योंकि सारी की सारी शिक्षा प्रणाली राज्य के द्वारा नियंत्रित है, सारी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी है, तो जाहिर सी बात है कि 6 से लेकर 50 वर्ष तक की लंबी शिक्षा योजना का खर्च उठाना निश्चित रूप से राज्य के लिए अव्यवहारिक होगा और इतना लंबे काल तक शिक्षा ग्रहण करना निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए भी उचित नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो इतने लंबे समय तक शिक्षण ग्रहण करने का कार्य ही करता रहे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत विकास का बलिदान, ये अगली आलोचना के रूप में कहा जा सकता है कि प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था, एक ऐसे शासक का निर्माण करना था जो सभी दार्शनिक शक्तियों से युक्त हो और उसमें किसी भी तरह के मानवीय दुर्गुण का समावेश ना हो। इसके लिए वो व्यक्ति को प्रशिक्षित करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक बनी बनाए ढांचे और योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को ढालने की जो कोशिश है, कहीं ना कहीं उसमें हमें प्रतीत होता है कि ये व्यक्तिगत विकास का बलिदान देने वाली बात है। तो निश्चित रूप से ये आलोचना का विषय बन जाता है। दूसरा, चिंतन और कार्य के आदर्श में प्लेटो के द्वारा भेद किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति में कई सारी आलोचनाएं थी और कई सारी कमियां थी, लेकिन फिर भी प्लेटो का जो
शिक्षा का सिद्धांत कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसके आदर्श राज्य की स्थापना में, एक आदर्श शासक की खोज में, एक सहायक वातावरण के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।